नमस्कार। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक बंद रखेंगे। रघुबर प्रसाद सिंह समन्वयक। नमस्कार। Welcome to the centralized online class conducted by the University Department of Economics, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Please keep your mic off. रघुबर प्रसाद सिंह कोऑर्डिनेटर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आज के क्लास में। सर वीडियो और माइक ऑन करेंगे। थैंक यू जी स्टार्ट किया जाए सर, क्योंकि मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए मैं अभी माइक ऑन करूंगा क्योंकि चारों तरफ है लाउड स्पीकर बज रहा है। अच्छा सर, कोई बात नहीं है, ये सब होती है। माइक का फॉलो क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू। कल के क्लास का एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। वो सर आप बताए थे एसेंशियल गुड्स के बारे में, तो सर उसको एक बार फिर से ये कर दीजिए डिफाइन। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। एसेंशियल गुड्स के बारे में बताए थे कि उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है जी लेस देन 1 होता है ना, मतलब 1 से कम होता है। और उसमें जो ऑब्जेक्शन आया था कि नहीं बेलोच होता है, ठीक है ना, तो आप उसको लेस इलास्टिसिटी कहिए या बेलोच कहिए। बेलोच हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम यहाँ पर मैथमेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। सर उसका एग्जांपल क्या होगा? हम बता रहे हैं एसेंशियल गुड्स कोई भी हो सकता है, जो खाने पीने की चीज हो, कोई भी आप अपने हिसाब से उसको उठाइए। यहाँ पर हम लास्ट में बताएंगे कि एसेंशियल गुड्स और लग्जरी गुड्स में क्या फर्क हो जाता है। एसेंशियल गुड्स का मतलब ये हुआ कि जो हमें जरूरत की चीजें हैं जिसको खरीदना जरूरी है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आप खरीद नहीं सकते हैं। जैसे मेडिसिन हुआ, खाने पीने की चीज हुई, जैसे जो रेगुलर खाने की चीज जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, ये सब एसेंशियल गुड्स है। मतलब रोटी, आटा हुआ, ये सब चीज, तो ये सब एसेंशियल गुड्स है ना। तो इसका ये जो कहा गया था बेलोच होता है, ये एकदम नियर टू बेलोच होता है ना, नियर टू जीरो होता है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, नियर टू जीरो होता है ना। लेस देन 1 होता है इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही था कंफ्यूजन। हम समझते हैं कि ये दूर हो गया होगा, ठीक है ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स डिफेंस कॉलेज समस्तीपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारियों का, स्पेशली माननीय वाइस चांसलर साहब का, प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रो वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर डॉली सिन्हा, स्टार साहब, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हेड प्रोफेसर विजय कुमार यादव, और इस टीम को टेक्निकल हैंडल कर रहे रघुवर जी का, जो इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आज का क्लास शुरू करता हूं। कल हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े थे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताए थे कि प्राइस में अनुपातिक या परसेंटेज, प्रोपोर्शनल या परसेंटेज चेंज के अनुरूप वस्तु की मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, उसी के अनुपात को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मांग की कीमत रोज कहते हैं, है ना। किताब में आपको कहीं कहीं मांग की रोज भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसका यह मतलब ही समझा जाए मांग की कीमत रोज। चूंकि ज्यादातर यूज मांग की कीमत के संदर्भ में ही बात किया जाता है, इसलिए मांग की रोज को आप मांग की कीमत रोज समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बताए थे मांग की लोच की परिभाषा सब थी। इसके बाद बताया थे कि मांग की लोच को आप जो क्लासिफिकेशन है वो 5 भाग में बांटा गया है। वो परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, लेस इलास्टिक, है ना, या सापेक्षता लोचदार या रिलेटिवली लोचदार आप कहिए, है ना, जिसका मान ग्रेटर देन 1 है लेकिन इंफिनिटी से आपका कम है, ठीक है ना। माने इन्फिनिटी
इन्फिनिटी से कम है और 1 से ज्यादा है। उसके बाद आपको हम बताए थे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मान 1 के बराबर होता है। एक रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जिसका मान 1 से कम होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड 0 होता है ना। मतलब इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनइलास्टिक मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यह प्रायः देखने को नहीं मिलता है। यह चूंकि मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मान 0 आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका चर्चा हुआ है। अदरवाइज ये व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है। इस दोनों के बीच में ही जो वस्तु देखने को मिलती है वो यहाँ पर है ना। जैसे हम बताए थे, जैसे कि आपने पूछा कि एसेंशियल गुड्स का मान 1 से कम होता है, 0 से ज्यादा होता है, 0 नहीं होता है ना। यूनिटरी इलास्टिक कंफर्टेबल गुड्स का मान 1 के बराबर होता है। मतलब कंफर्टेबल गुड्स का मतलब, या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, जितना परसेंट प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंट डिमांड में भी चेंज होगा। ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्रतिशत प्राइस में कम चेंज होगा लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का मान 1 से ज्यादा होता है। ऐसे कहते हैं सापेक्षता लोचदार मान। ये सब हमने बताया था, कल एग्जाम्पल के साथ बताया था। उसके बाद हम बताए थे कि इसको मापने के कौन कौन से तरीके हैं। इसको मापने के 4 तरीके के बारे में बताया था मैं। एक परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आर्क मेथड। परसेंटेज मेथड वही है जो कल एग्जाम्पल में हम बताए हैं। फिर से एक बार और उसको हम देख लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा है। इंपोर्टेंस बताए थे। परसेंटेज मेथड का तरीका ये बताए थे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करने पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो परसेंटेज मेथड में की तरह होगा। इसका इस मेथड का इजाद प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। ठीक है ना। इसके बाद जो टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड है उसके बारे में बताए थे कि ये जो चेंज है ये प्राइस में परिवर्तन से हमारी टोटल एक्सपेंडिचर पर, टोटल खर्चा पर क्या फर्क पड़ता है, उसके अनुसार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने का प्रयास किया गया है। ठीक है। इसमें देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस का मतलब जो हमें किसी वस्तु की कीमत पता है। यदि मान लीजिए 5 रुपए के जी आलू बिकता है तो 10 केजी का प्राइस, 10 केजी का दाम क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। तो मात्रा हो गया 10 केजी, प्राइस हो गया 5 रुपीज पर केजी। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा, यदि 10 किलो खरीदते हैं तो 50 रुपया होता है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो इसी से कंपेयर करके, प्राइस और एक्सपेंडिचर से कंपेयर करके इस मेथड का इजाद किया गया। यहां पर इस एग्जाम्पल में देखिए कि प्राइस 10 रुपया है, क्वांटिटी 1000 है। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10,000, 10,000। प्राइस घटकर 9 रुपया हो जाता है, क्वांटिटी बढ़कर दुगना हो गया और हमारा खर्चा क्या हुआ, बढ़ गया। फिर प्राइस घटकर 8 रुपया हो जाता है। मांग के नियम के अनुसार प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। 3,000 डिमांड हो गया और खर्चा हमारा क्या हो गया, 24,000 हो गया। इस तरह का जब रिलेशन होता है कि प्राइस घट रहा है और एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। ठीक है। उसी तरह दूसरा इनइलास्टिक डिमांड का एग्जांपल है जिसमें प्राइस कम होता है, उसके साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम होता चला जाता है ना। उसी एग्जांपल में देखिए कि प्राइस 10 रुपया है, क्वांटिटी 1000 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 10,000। उस दूसरा फिर प्राइस घटकर 9 रुपया हो जाता है, क्वांटिटी बढ़कर 1050 हो गया और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, घटकर 9,450 हो गया। प्राइस फिर 8 रुपया,
स्लाइड दिख रही है सभी लोगों को? प्राइस 8 रुपया है, क्वांटिटी बढ़कर 1000 हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 8800। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि वस्तु जो है इनइलास्टिक है ना, इसका मान 1 से कम है। यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या है कि प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। आप इसको उल्टा भी चल सकते हैं ना, जैसे प्राइस मान लीजिए 8 रुपया है, क्वांटिटी डिमांड 1120 रुपया, 1120 है, यूनिट है, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 9000 है। फिर प्राइस बढ़कर 9 रुपया हो गया, क्वांटिटी घटकर 1000 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 9000 ही है। प्राइस फिर बढ़कर 10 रुपया हो गया, क्वांटिटी 900 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 9000 ही है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों स्थिति में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 9000 ही है। ऐसी स्थिति में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, बता दिए हैं एग्जांपल कि वो स्थिति में कंफर्टेबल गुड्स का मान 1 के बराबर होता है, एसेंशियल गुड्स लेस देन 1, और जो लग्जरियस गुड्स एक से ज्यादा होता है। उसी चीज को, उसी 3 एग्जांपल को, उसी 3 प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू को इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। आप इस ग्राफ में देखेंगे प्राइस बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है? ये हमारा मान 1 से कम है। फिर प्राइस भी बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है, तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, वहां 1 है। और फिर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में, या प्राइस घट रहा है फिर भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1 है। इस पॉइंट मेथड, इस एक्सपेंडिचर मेथड का डिमेरिट यह है कि ये मात्र 3 तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताता है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 ही तरह का बताता है, ईडी 1, ईडी लेस देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1। इसी को दूर करने के लिए प्रोफेसर मार्शल साहब ने पॉइंट मेथड को इजाद किया है ना। पॉइंट मेथड में क्या है कि हमें ग्राफ मिल जाता है कि इस तरह का डिमांड कर्व है, बाएं से दाएं गिरती हुई। आप इस किसी पॉइंट का आप बताइए कि इस पॉइंट पर क्या होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह को निकालने के लिए फॉर्मूला इजाद किया गया है ना। आप नोट्स पढ़े होंगे, उसमें क्लियर है। इसका सीधा तरीका है, आपको जैसे ये आपका कर्व है, प्राइस डिमांड कर्व है, आरएस है ना, इसके किसी पॉइंट पर आप उठाकर ले लीजिए, जैसे यहाँ पर पी है या एम है, किसी पॉइंट पर आप ले लीजिए। अगर हमें पी पॉइंट पर निकालना है तो पी से नीचे पी और आर एस, पी और एस। सर ग्राफ नहीं दिख रहा है, ग्राफ क्लियर नहीं। ऊपर जो पॉइंट है वाई एक्सिस से जो टच कर रहा है वो पॉइंट आर है, और नीचे जो वाई एक्सिस से टच कर रहा है वो आपका एक्सेस से जो टच कर रहा है वो ऐसे है। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे है। आप 1 मिनट स्टे करेंगे। आपका इस तरह का ये ग्राफ है, में भी दिख रहा होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसके किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इस पॉइंट पर, है ना। तो ये कहने का, ये जो हमारा आर है और ये जो एस है और यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है ना, ये पी है और यहाँ एम है। आप किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना हो, जैसे ये पी पॉइंट का अगर आपको कोई निकालने के लिए कहे कि पी पॉइंट का बताइए कि इस पॉइंट पर क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, तो इसका सीधा ये है, ये जो है, ये इसको यहां से पॉइंट है, इसको लोअर सेगमेंट कहेंगे, इसको अपर सेगमेंट कहेंगे। इसका सीधा फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट बाय
अपर सेगमेंट। जैसे इस केस में अगर हम पी पॉइंट का उठाते हैं तो पी एस यहां से यहां तक जो भी होगा, पी एस, और उसके बाद यहां से यहां तक जो भी होगा उसको अपर सेगमेंट आर पी, है ना, या पी आर जो भी है। तो इस पॉइंट को आप निकाल के इस तरह से पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि ये रेखा 10 सेंटीमीटर की है, ये रेखा 10 सेंटीमीटर की है और हमें इस पॉइंट पर निकालना है। ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर तक का है ना, ये यहां से यहां तक 10 है और ये 10 है। तो यहां से यहां देखेंगे कि यहां 7 है, ऊपर में 7 हो जाएगा और नीचे में यहां से बच गया वो 3 हो गया, है ना। इसका जो भी आएगा हमको लगता है ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। इसका जो भी मान होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस पॉइंट पर जो ही यहाँ मिडिल पर मान लेते हैं, ये मिडिल है, यहाँ पर इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। इस स्थिति में 5/5 यानी 1। इसके नीचे जब आएंगे तो हो सकता मान लेते हैं कि यहाँ होगा, तो यह 3 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो इसके इधर पूरा इसके ऊपर पूरा 7 सेंटीमीटर, तो ये इसका मान लेस देन 1 होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि मिडिल है, अगर मिडिल को हम मान लेते हैं ये मिडिल पॉइंट है, या इस मिडिल पॉइंट के ऊपर और नीचे, मिडिल पॉइंट पर हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके नीचे लेस देन 1 होगा और उसके ऊपर ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो ग्राफ है आपको यही दिखा रहा, शो कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है पॉइंट मेथड में, लेकिन यहां भी है उसी चीज को बताया गया है। इसी को यहां पर लिखा गया है, आप देखिएगा जो एक्स एक्सिस वो टच कर रहा है पॉइंट, है ना, क्यू, वो 0 इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 0 को शो कर रहा है, और जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है पॉइंट एल, वो इंफिनिटी को टच कर रहा है। ये मिडिल वाला जो एन पॉइंट है वो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड जो है वो आपका 1 है, उसके ऊपर ग्रेटर देन 1 और उसके नीचे लेस देन 1। तो ये था पॉइंट मेथड। इसके बाद है आर्क मेथड। इस पॉइंट में क्या कमी है, इस मेथड में क्या कमी है कि हम एक नीचे से अलग अलग पॉइंट से हम इसको काउंट करते हैं। जैसे आपको हम बताया एग्जांपल कि इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, यदि इसको नीचे एक्स एक्सिस से शुरू किए तो ये इधर से आया तो इधर से अलग रिजल्ट आएगा, और वाई एक्सिस से शुरू करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। ये इसका एक डिमेरिट है ना। तो इस पॉइंट को दूर किया गया किसके द्वारा, आर्क मेथड के द्वारा। आर्क मेथड को आरजी एलन ने इसको सुधार किया, एक मैथमेटिकल प्रोसेस से, प्रक्रिया से, ये मैथमेटिकल टूल्स है, फॉर्मूला है, इस मेथड से इसको दूर किया। इन्होंने कहा कि कोई भी जो कर्व होता है वो थोड़ा सा आर्क होता है, थोड़ा सा लोच चाप होता है ना, वो लोच नहीं चाप होता है, थोड़ा सा ये कर्व होता है। तो इसको हम निकालने के लिए चाहे इधर पॉइंट से निकाले, आज ऊपर से निकाले या नीचे से निकाले, मान बराबर आना चाहिए। और दूसरी बात, 2 पॉइंट के बीच में यदि हमें निकालना हो कि क्या होगा यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमको आर्क मेथड का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आर्क मेथड सबका एक तरह से सुधार किया हुआ है मार्शल साहब के फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए, और ये निकाला गया कि अगर हमको इस तरह से निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि हमें पुराना जो प्राइस है 100 और नया प्राइस हुआ 100, दोनों का पहले हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। एवरेज निकाल करके और उसको डिवाइड करेंगे। आप इस फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला क्लियर है, दिख रहा है। इस फॉर्मूला को देखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डेल्टा क्यू से, हम चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, बाई इनिशियल डिमांड Q1 प्लस न्यू डिमांड Q2 बाई 2। ये 2 है, ये एवरेज है ना, दोनों को हम जोड़ करके 2 से भाग दे दिए तो ये एवरेज हो गया। उसको डिवाइड किए किससे, चेंज इन प्राइस डेल्टा P बाई इनिशियल प्राइस प्रारंभिक कीमत P1 प्लस न्यू प्राइस P2 बाई 2। तो इस तरह से आपका आर्क मेथड से ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो इस तरह से हुआ, आपका डेल्टा Q बाई Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस P2 बाई Q डेल्टा P, है ना। इसी को शॉर्ट करके ये लिखा गया है नीचे। ये है फॉर्मूला आपका आर्क मेथड का, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको हम बताएं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कितने भागों में बांटा गया और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने की कौन कौन सी विधि है। यहां तक ये समाप्त होता है और आज हम इसके बाद अब शुरू करते हैं आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने आपको कल कुछ क्विज भी बताया था, जितना पढ़ाई हुई थी उसके बारे में आपने कुछ बनाए हैं, तो हम देखे थे कुछ देर पहले, लगभग 50 बच्चों ने उसको प्ले किया है, खेला है, हमको लगता है कि अच्छा लगा होगा। आज भी हम आप लोग के लिए लाए हैं, आपका कंप्लीट प्ले क्विज होगा, आप लोग देखेंगे, नोट्स भी देंगे। ये है हमारा आउटलाइन की आज क्या क्या पढ़ाई होगी, बताएंगे इनकम इलास्टिसिटी क्या है, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, इसका क्या इंपोर्टेंस है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और क्विज भी होगा। प्राइस इलास्टिसिटी सॉरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। जैसे देखिए कल जैसे हम बताया कि सारे बातों को आप छोड़ दें, केवल प्राइस में चेंज के आधार पर, प्राइस में अनुपातिक परिवर्तन, प्राइस में परसेंटेज परिवर्तन, उसके आधार पर मांग में क्या परिवर्तन होता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हैं। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि अन्य बातों को आप साइड कर दीजिए, अन्य बातों को गौन कीजिए और केवल इनकम में चेंज होने पर, प्राइस में नहीं, इनकम में चेंज होने पर वस्तु के मांग में क्या परिवर्तन होता है ना। इनकम में हमारा परसेंटेज चेंज, अनुपातिक चेंज, केवल चेंज नहीं कहेंगे, अनुपातिक चेंज, परसेंटेज चेंज परिवर्तन, प्रतिशत चेंज परिवर्तन में क्या फर्क पड़ता है वस्तु की मांग पर, तो इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, एक बार पढ़ देते हैं आपको। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड सेटेरिस पेरिवर्स। ये देखिए फ्रेज है, लैटिन फ्रेज, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स आर इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, टू द चेंज इन कंज्यूमर्स मनी इनकम, है ना। उनके इनकम में, कंज्यूमर के मनी इनकम में चेंज होने पर क्या रिस्पॉन्स होता है वस्तु के डिमांड पर, वही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगेन एक और डिफिनीशन है, द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफिनीशन। उसी का फॉर्मूला है जो हम आपको बताए, यहां पर ई वाई, ई का मतलब इलास्टिसिटी, वाई का मतलब इनकम। ई वाई प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना। तो प्रोपोर्शनेट चेंज क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब होता है पहले का डिमांड क्या था और अब चेंज होकर के क्या हो गया, है ना। पहले का क्या था और अब क्या हुआ, उसको डिवाइड करना है किससे, पहले की कीमत से और बाद में जो कीमत हुआ उसके अनुपात से, है ना। यहां देखिए डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई बाई वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हल्का करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम बराबर ई वाई बराबर डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई वाई बाई डेल्टा वाई। क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल है उस फॉर्मूला के लिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, कि एक कस्टमर है जिसका इनकम जो है 60,000 रुपया से गिरकर 40,000 रुपया हो जाता है। इनकम, हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, अब ध्यान देंगे, इनकम गिरकर 60,000 से 40,000 हो जाता है। तो और उसके द्वारा वस्तु का जो डिमांड है वो 5,000 से घटकर 4,000 हो जाता है ना। तो इसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, हम उसी फॉर्मूला पर इसको बैठाए हैं, आप इसको देखिए। आप पहले का इनकम 60,000, y1 मतलब बाद का इनकम 40,000, चेंज होकर के, मतलब चेंज हुआ इसमें कितना, डेल्टा वाई 20,000 रुपया चेंज हुआ, माइनस 20,000 कह सकते हैं, ज्यादा उससे कम हो गया या कम से ज्यादा होगा, आप संस्कृत। फिर क्वांटिटी 5,000 से क्वांटिटी घटकर 4,000 हो जाता है, यानी कि 1,000 का चेंज होता है। उस फॉर्मूला, पीछे वाला फॉर्मूला में हम लोग इसको रखेंगे, हम साइड में, राइट साइड में इस फॉर्मूला को हम लिख दिए हैं, जो रेड से
सर्किल किया हुआ भी है, उस फॉर्मूला पर हम बैठाए तो इसका मान आया 0.06, है ना, यानी कि 1 से कम। कहने का ये मतलब है इसमें कि जब कीमत में कमी आई, है ना, तो वस्तु की मांग में भी कमी आई, है ना। नॉर्मली क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ जो इनकम होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होता है, इंफीरियर गुड्स का मतलब घटिया किस्म का, है ना, घटिया किस्म का उदाहरण आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप नकली दूध ले लीजिए, नकली मक्खन ले लीजिए, है ना, कोई भी डुप्लीकेट सामान जो होता है, नकली होता है, वो घटिया किस्म का होता है। तो उसके प्रति इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो निगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और नॉर्मली पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव से मतलब ये होता है कि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारे साथ साथ डिमांड भी बढ़ जाते हैं, है ना, और इनकम घटता है तो डिमांड भी घट जाता है। ये इसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर 5 तरह का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। लो इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, और यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, है ना, और निगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से कम, लेस देन 0, है ना, और यह 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सवाल है इसमें कि कौन सा वस्तु हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, कौन सा किस तरह का वस्तु। तो यहाँ क्या है कि हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ग्रेटर देन 1 लग्जरियस गुड्स के लिए हाई था, यहाँ भी हाई है। इनकम जो जैसे जैसे बढ़ता है, तो उसमें जो लग्जरियस गुड्स है उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है। और जो एसेंशियल गुड्स है वो उसका लो इलास्टिसिटी है, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ना। एसेंशियल गुड्स में बहुत ज्यादा नहीं होता है कि हम खरीद के ये लें। और उसी तरह फिर आपका यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपका कंफर्टेबल गुड्स के लिए होता है, ठीक है। और निगेटिव इलास्टिसिटी माइनस जो घटिया किस्म की वस्तु है, वहां पर आदमी को इनकम जब बढ़ता है तो घटिया किस्म की वस्तु जो है, डुप्लीकेट सामान खरीदना बंद कर देते हैं और उसके जगह वो रिप्लेस कर लेते हैं, अच्छे सामान जो है उस पर चले जाते हैं। तो ये शो कर रहा है 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, लेकिन प्राय व्यवहार में नहीं। आप इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी भी होता होगा, जरूर होता है, लेकिन ये सब देखने को नहीं मिलता है ना। हाई इनकम इलास्टिसिटी का एक ये ग्राफ है, यहां पर देखिए कि इनकम जो है चेंज थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, और डिमांड में ज्यादा वृद्धि हो गया है। ये सो रहा है ना, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इनकम में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज, है ना, और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज। तो ऐसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। उसी तरह ये दूसरा ग्राफ जिसमें आपका इनकम ज्यादा बढ़ गया है लेकिन डिमांड उस रेशियो से नहीं बढ़ा है, यानी डिमांड कम बढ़ा है। प्राइस इनकम बढ़ने की तुलना में डिमांड जो है कम बढ़ा है ना। तो ऐसी स्थिति में या इनकम कम हुआ, उसकी तुलना में डिमांड में कम वृद्धि हुई। जितना कम हुआ उससे कम मात्रा में वृद्धि हुआ, कमी हुआ मांग में। तो इस तरह के इलास्टिसिटी ऑफ इनकम को कहते हैं आपका लो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मान लेस देन 1 होता है। इसी तरह फिर यहां पर आपका यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या है, जिस रेशियो से हमारा इनकम बढ़ा उसी रेशियो से वस्तु की मांग बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, है ना। तो इस तरह का जो आएगा उसका मान वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आपका एक यहां पर है 0, है ना, जिसमें देखिए इनकम आगे बढ़ गया या घट गया,
डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इसका मान वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आपका, और ये है आपका नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इसका जो कर्व है आप देखिए, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी जो है वो घट रही है। जब इनकम OY है तो डिमांड OF1 है, लेकिन जब इनकम बढ़कर OY1 हो जाता है तो डिमांड घट के OF हो जाता है, माने इनकम आपका बढ़ा और डिमांड घट गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम घटिया वस्तु पर खर्च करना कम कर देते हैं, उसकी जगह हम रिप्लेस कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु को। ठीक है ना, तो ये शो कर रहा है, ये उसी तरह शो कर रहा है जैसे आपका डिमांड कर्व शो कर रहा है। डिमांड क्या है कि इनकम प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। उसी तरह का ये कर्व है, बाएं से दाएं गिरते हुए नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में, है ना, जिसका मान 0 से कम होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन होता है हमारे इनकम में और इंफीरियर गुड्स में। इसको मापने का प्रयास एंजल महोदय ने किया था। अर्नेस्ट एंजल ने इस बात को मापने का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापा था और बताया था कि जो घटिया किस्म की वस्तु होती है उसका कर्व जो होता है बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होता है। जो पीछे भी आपको हम बताएं, ठीक वही एग्जांपल यहाँ पर है। इसके लिए अलग से हम कोई ग्राफ नहीं बनाए हैं। आपको यह समझना है कि एंजल कर्व यह हुआ कि हमारी इनकम लेवल पर, हर इनकम पर में डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। अगर इनकम बढ़ रही है तो उस रेशियो से डिमांड में क्या परिवर्तन हो रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, और जब घट रहा है इनकम तो किस हिसाब से हमारा डिमांड भी घट रहा है। इसी रिलेशन को एंजल महोदय ने आइडेंटिफाई किया और उसको ग्राफ पर डाला, जिसको कहा जाता है एंजल कर्व। एंजल कर्व सेम जो पीछे अभी आपको हम बताएं, सेम उसी तरह का घटिया वस्तु के लिए बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए, और बाकी जो नॉर्मल गुड्स है, एक बार और हम पीछे चलते हैं उसी समझने के लिए। और ये जो ग्रेटर देन लग्जरियस गुड्स है और कंफर्ट एसेंशियल गुड्स है, ये 3 तरह का बताए थे कि यदि लोगों की आमदनी बढ़ती है तो कम आमदनी बढ़ने पर भी ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस गुड्स पर खर्च करते हैं, की डिमांड करते हैं। थोड़ा सा बढ़ने पर, है ना, ज्यादा बढ़ने पर एसेंशियल गुड्स पर कम डिमांड करते हैं, एसेंशियल गुड्स को कम डिमांड करते हैं, उस पर उसी अनुपात में खर्च करते हैं जिस अनुपात में उनका इनकम बढ़ता है। और घटिया किस्म की वस्तु पर वो कम खर्च करते हैं या नहीं खर्च करते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया था आपको। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंपोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक रिलेशन और है, आपको हम बताएंगे, शायद पीछे रह गया। एक रिलेशन है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला पर देखते हैं। ये रिलेशन बताता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन है। क्या इससे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला जा सकता है? तो हाँ, यहां भी इससे निकाला जा सकता है। एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है हमको कि हमारे इनकम लेवल पर, प्रत्येक इनकम लेवल पर हमें वस्तु की हमारे कंजम्पशन लेवल में क्या चेंज होता है। यहाँ भी देखिएगा एमपीसी राइट साइड में जो फॉर्मूला है, एमपीसी बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज होता है तो हमारे कंजम्पशन लेवल में क्या चेंज होता है ना, उसी के अनुपात को एमपीसी कहते हैं। और एपीसी, एवरेज
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी क्या है, हमारी इनकम, हमारे कंजम्पशन को इनकम से भाग देते हैं तो एवरेज निकल जाता है, टोटल टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, इसको कहते हैं। तो इस दोनों में रिलेशन क्या है, हम यहाँ पर आपको बताएं कि वाई भी बराबर होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, है ना। डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन, वहां क्वांटिटी यूज किए हैं, क्यू, यहाँ पर सी कंजम्पशन, दोनों एक ही, डिमांड कंजम्पशन के नहीं करते हैं हम वस्तु का। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, वहां पर हम लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई सी बाई वाई, है ना, या क्यू बाई वाई। इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आप इस फॉर्मूला एमपीसी, एमपीसी का जो फॉर्मूला है उस सेम टू सेम आपका वहां जो पीछे फॉर्मूला बताया है उससे मिलता है। तो एक तरह से आप एमपीसी अगर आपको मालूम है, आपको एपीसी मालूम है, तो उससे भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जान सकते हैं कि किस वस्तु का क्या है। देखिए अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते क्यों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते क्यों, है ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जब हमको अनुमान लगाना हो, हमको पता करना हो कि हमें पता करना हो कि आने वाले समय में क्या डिमांड हो सकता है, लोगों की इनकम क्या है, उस हिसाब से क्या डिमांड है, तो हम वस्तुओं की फोरकास्ट कर सकते हैं। वस्तुओं का फोरकास्ट, डिमांड की फोरकास्ट करके जो प्रोड्यूसर हैं वो वस्तु का प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में लाते हैं, है ना। इस तरह से डिमांड को फोरकास्ट करने में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, निवेश निर्णय में, कोई भी निवेश करेगा, कंपनी करे या विदेशी पूंजी करे, फॉरेनर करें, जो भी करें, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि वहां की इनकम लेवल क्या है, वहां की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अगर मान लीजिए कि लोगों का इनकम लेवल बहुत ही अच्छा है लेकिन वहां लोग खर्च नहीं करते हैं, वहां कंजम्पशन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको मालूम होगा, वो लोग पता करते हैं पहले, तो पता क्या होगा कि वो तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे यदि कम होगा तो, और यदि ज्यादा होगा, वहां का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगा तो लोग वहां ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा वहां पर डिमांड है तो वहां ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वहां ज्यादा खर्च करेंगे, वहां प्रोड्यूस करेंगे किसी भी सामान का। तो यहाँ पर इसका रोल बढ़ जाता है कि इसको निकाल करके हम वहां पर फोरकास्ट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर जो बार बार ये आता है, हम अंतर कर सकते हैं कौन एसेंशियल गुड्स और कौन नॉन एसेंशियल गुड्स है ना, कौन आवश्यक वस्तु है और कौन गैर आवश्यक वस्तु है। इससे भी पता चल जाता है, यदि बहुत ज्यादा इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये बहुत ही आवश्यक है या अच्छी लग्जरियस है, और जो नहीं खर्च करते हैं तो समझिए कि नॉन एसेंशियल है। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और वस्तु। देखिए आज के डेट में ये हो गया है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, या बहुत ही अनुमान लगाना कठिन है कौन एसेंशियल गुड्स और कौन नॉन एसेंशियल गुड्स है, कौन आवश्यक वस्तु और कौन गैर आवश्यक वस्तु है। तो इसलिए कि जो हमारे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, वो क्या होता है कि जो शुरू में हमें लग्जरियस लगती है वो बाद में हमारी आवश्यकता बन जाती है ना। ये विकसित कंट्री में भी होता है ना। जैसे कि एग्जांपल आप मोबाइल कर लीजिए, गाड़ी बाइक कर लीजिए। जब पुराने समय में इसको लग्जरियस गुड्स माना जाता था, लेकिन आज के डेट में मोबाइल एसेंशियल गुड्स है। बाइक क्या है, ऑटोमोबाइल क्या है, कार क्या है, एसेंशियल गुड्स बन गया और धीरे धीरे ये हमारे पार्ट बन गया है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले तक मोबाइल को माना जाता था कि ये लग्जरियस गुड्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि इसको एसेंशियल गुड्स मान लिया गया है, माना जाता है। तो ये बहुत ही हाँ, कार लग्जरियस गुड है, उसमें वेरायटी आजकल एक अलग अलग क्वालिटी का आता है। जैसे देखिए लग्जरियस गुड्स का मतलब डिफरेंस यहाँ पर इसका आप कर सकते हैं, हमें छोटी कार से भी काम चल सकता है ना। जो कम प्रीमियम वाला गाड़ी है, मतलब जिसको कहते हैं कि टॉप मॉडल नहीं है, लो मॉडल से भी काम चल सकता है, तो हम लो मॉडल नहीं लेकर के टॉप मॉडल लेते हैं, समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो ऐसी क्या है, तो वो आता है। सर अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसे गरीब माना जाता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। कंट्री टू कंट्री से कार नहीं है उसका, हाँ कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। हम लोग जब आप पढ़ेंगे गरीबी क्या है, गरीबी तो उस पर इस पर आएगा, है ना।
तो अमेरिका की हम बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो वही हम उसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं कि आज के डेट में ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन एसेंशियल और कौन नॉन एसेंशियल। ठीक है ना। जो आज के कुछ दिन पहले तक हमारे हाथ में जो मोबाइल होता था, तो उसको लोग समझते थे कि नहीं ये हमारी चीज, हमारी जरूरत की नहीं, ये अनावश्यक खर्च है ना, ये अनावश्यक खर्चा है, ये अब हमें डाटा पर कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम अगर डाटा पर खर्च नहीं करें, हम मोबाइल पर खर्च नहीं करें, तो हमको लगेगा कि हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, है ना। तो ये सब है, ये सब चीज है। तो ये है हमारा आज का आपका टोटल आपको बताएं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये आपका डिफरेंस है ना, जो हम आपको बता रहे थे कि इनकम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन वन है, इनकम इलास्टिसिटी 1 है, और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो भी ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब इलास्टिक है। और इधर कोफिशिएंट इज लेस देन 1, तो इनकम इलास्टिसिटी इज लो, और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, है ना। इनइलास्टिक माने सापेक्षता ही इलास्टिक है, कंप्लीट इनइलास्टिक नहीं है ना। परफेक्ट इनइलास्टिक नहीं कहेंगे इसको, लेस इलास्टिक कहेंगे, है ना, जीरो नहीं कह सकते हैं। तो ये है। आपको कल हम कुछ स्टडी मटेरियल भी दिए थे, क्विज भी दिए थे, कि आप लोग पढ़े हैं उसको। कुछ फीडबैक फॉर्म भी भर दिए थे, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग फीडबैक फॉर्म भरे हैं, सभी लोग नहीं भरे हैं। क्विज तो बहुत लोग खेले हैं, उनको लगता है कि अच्छा लगा होगा। आज में आप लोगों को क्विज देंगे, आप लोग एंजॉय कीजिएगा उसको। कल 8 बजे तक वो खुला रहेगा, ओपन रहेगा, उसके बाद वो ओपन हो जाएगा, दूसरे फॉर्मेट में चला जाएगा, और कल से अच्छा रहेगा। आज भी आपको स्टडी मटेरियल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर देंगे। अभी तक जो इसमें बताए, इसमें कहीं आपको कुछ है तो आप बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, ताकि हम फिर आप आगे उसको बढ़ाएं, नहीं तो फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर साल्ट जो है वो मतलब जीरो इलास्टिक मतलब है सर, या फिर वो देखिए, साल्ट को आप जीरो इलास्टिक नहीं कर सकते। वो जरूर देखिए, जरूर उतना नहीं मांग होती है, लेकिन आप जीरो नहीं कर सकते हैं उसको। जीरो और इन्फिनिटी का व्यवहार में देखने को कुछ तो चेंज होता है ना। नियर टू जीरो होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। नियर टू जीरो होता है, कंप्लीट जीरो, परफेक्ट जीरो नहीं होता, परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं होता, ठीक है ना। इन देखिए, जो कम चेंज होता है किसी भी सामान में, किसी कीमत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, उसको लोग इन इलास्टिक ही, बेलोचदार ही मानते हैं। लेकिन हम बेलोचदार से मतलब समझ जाते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होगा, इसलिए हम उसमें वहां पर यूज किए सापेक्षता बेलोचदार, सापेक्षता लोचदार, है ना। आप इसको ये समझने का प्रयास कीजिए। एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ, कुछ चेंज होगा, है ना, कुछ चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा जीरो। हाँ, वैल्यू जीरो किसी में आ जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें किसी का मान जीरो आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन जब इसको आप लिखेंगे या समझेंगे सोशल साइंस में, तो ये जीरो नहीं हो सकता है ना। तो सर ये जीरो इलास्टिक जो है सर, ये इसका मतलब इमेजिनरी केस है। इमेजिनरी केस है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये उसी तरह इन्फिनिटी, अनंत लोचदार का भी अनरियलिस्टिक है, इमेजिनरी है ना। आप डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, मैन टू मैन भी वैरी करता है कि कौन सी चीज एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है ना। तो ये है। हाँ पूछिए। सर एक वर्ड हमेशा देखने को मिलता है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, से ये क्या होता है? हाँ, कौन सा वर्ड? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। हेलो हेलो
मेरी आवाज जा रही है सर? ये मान देखिए, इस चीज को अब हम बड़ी बड़ी भाषा में नहीं लिखते। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स हम किसी भी बात को, हाँ ठीक है, आप कोफिशिएंट आप निकाले, गुणांक निकाले, है ना, हम उसको मैथमेटिक्स में सिंबल में बता सकते हैं। बहुत बड़ी सारी बातों को छोटा साइज में कह सकते हैं, जैसे कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और इस तरह से हम उसका यूज करके हम कैलकुलेशन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स किसी भी बात को हल्का करने के लिए पढ़ते हैं, किसी भी समस्या को हल्का करने के लिए पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए करते हैं कि बड़ी बातों को लिख नहीं सकते हैं, हमको सिंबल में समझना हो तो हम क्या समझेंगे, क्या करते हैं, है ना। कंपनी और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो होती है, वो लोग सिंपल में समझते हैं कि हाँ क्या है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है ना। जो लाइसेंस करते हैं वो सीधे और इसी आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि वहाँ क्या होगा। हमारी सारी बातों को क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में रखी नहीं जा सकती है ना, कुछ बातों को क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में भी रखी जाती है, समझने के लिए इसको निकाला जाता है। छोटी छोटी चीज को भी, छोटे छोटे चेंज से क्या फर्क पड़ता है, स्मॉल चेंजेस से क्या फर्क पड़ता है ना। स्मॉल चेंजेस का मतलब हर, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक टर्निंग पॉइंट पर क्या होता है कि हर स्टेप पर आपका जो चेंज हो जाता है, उसका टर्न जो होता है हर स्टेप पर, हर अगले सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो कंपनी और हर स्टेप का, हर चीज का हम निकालें, इसके लिए इजाद किया गया है ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, और यहाँ पर ये काम आता है ना। दुनिया भर में जो भी प्रोडक्ट है इसी 5 कैटेगरी में बांट दिया गया, समझ, है ना। सारे प्रोडक्ट को तो हम अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसी 5 कैटेगरी में बांट करके अपना काम हो रहा है। सर मेडिसिन को एसेंशियल गुड्स में माना जाता है। मेडिसिन एसेंशियल गुड्स में माना जाता है। एसेंशियल गुड्स में क्या है, लेकिन इसको ज्यादा नहीं खरीदा, इसका मान जो आएगा वो, अब लोग अपनी इनकम अगर बढ़ता है, इनकम ज्यादा भी बढ़ता है, तो लोग ज्यादा खर्च इस पर नहीं करते हैं, कम ही खर्च करते हैं, जरूरत के अनुसार खर्च करते हैं, जितनी आवश्यकता है उसी अनुसार या उससे कम करते हैं, है ना। यहाँ पर आज इनकम इलास्टिसिटी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हमको प्राइस पर कोई बात नहीं करनी है, प्राइस को कौन रख देना है। और जब प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हमें इनकम और अदर जो रिलेटेड गुड्स है उसको हमको बात आगे नहीं बढ़ाना है ना। हम दोनों को अलग अलग अपने अपने फॉर्मेट में उसको पढ़ेंगे। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सर, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे डिटरमाइन करेगा? क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे डिटरमाइन करेगा? हाँ करता है ना। देखिए ये सब जितने अभी आप पढ़ रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे डिमांड करता है, आप अर्थशास्त्र जब पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स शुरुआत में ही, तो इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, है ना। ये जो क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन का ये सब हल है। ये क्या हल है? कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है। हम लोग इसको किस चैप्टर में पढ़ते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। जब प्राइस चेंज होता है तो प्राइस डिमांड में क्या चेंज कर लेता है, उसका इनकम लेवल बढ़ता है घटता है तो कैसे चेंज कर लेता है। तो इसी हिसाब से प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, वो बात को ध्यान में रखते हैं कि कंज्यूमर जो है किस तरह से चेंज करता है अपने आप को। जब हम प्राइस बढ़ा देते हैं तो कैसे चेंज होता है, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो कैसे चेंज होता है। यदि उसका इनकम कम है तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मेट्रो शहर में सभी कंपनी है, सही बात है। क्यों है? क्योंकि वहां का इनकम लेवल हाई है। छोटे शहरों में जहां इनकम लेवल हाई नहीं, रूरल एरिया में, वहां कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वहां का इनकम लेवल बहुत छोटा है, कम है, या इलास्टिक। देखिए ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमारा इनकम बढ़ गया तो हम खर्च करेंगे, उसमें मेजर रोल प्ले करता है ना सर। उसमें इनकम तो हम ज्यादा रोल नहीं ले सकते, क्योंकि सर हम सामान को वहां पे प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे चीप रॉ मटेरियल, चीप लेबर होगा, उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम प्रोड्यूस करके उसको रखेंगे नहीं ना। प्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं मार्केट में बिकेगा ना। प्रोड्यूस अपने कितना दिन, ऐसा नहीं होता है। वो कंज्यूमर को ध्यान में रख करके कोई भी चीज प्रोडक्ट किया जाता है। कुछ देखिए, दोनों चीज बात है, बहुत सारा फैक्टर काम करता है किसी प्रोडक्ट में। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम और प्राइस के संदर्भ में, है ना। तो कंज्यूमर का बिहेव कैसे होता है, कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, जब उसका इनकम लेवल बढ़ जाता है तब, उसका इनकम लेवल घट जाता है तब,
जब वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तब, घट जाती है तब, ऐसी स्थिति में क्या होता है ना। तो वो अपना करते, बहुत सारा फैक्टर है जो कंज्यूमर को प्रभावित करता है ना। टीवी एडवर्टीजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। आप वही सामान आप मॉल में जाते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, एंजॉय करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ सामान सस्ती है। बगल में जो छोटा दुकान है वहां लगता है कि यहाँ पर अच्छी नहीं सामान है, या खड़ा होना खराब लगता है ना। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत सारी चीज फैक्टर करती है ना। तो वो सब नहीं, हम केवल बात हम लोग कर रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करेगा जब इनकम और उसका प्राइस में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। सर जब किसी एक प्राइस के कमोडिटी जब इंक्रीज करेगी तो हो सकता है और भी लोगों को पूछने दीजिए, और भी लोगों का जो सवाल है कुछ पूछने दीजिए, और भी लोग पूछिए। और भी लोग हैं, हमको लगता है 23 लोग जुड़े हुए हैं। सर जो सब फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है वही सब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी अफेक्ट करेगा। हाँ, लगभग बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में अंतर केवल क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव का है ओके ना। सर। जो मांग का नियम है, मांग का नियम और मांग के लोच, कीमत लोच, दोनों में बाकी लगभग सेम चीज है वहां पर। ठीक है ना। आप वही पढ़े होंगे है ना, वो वाला बेलसदार वाला, नमक वाला, उसी सेंस। यहाँ पर हम लोग उसका वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। और भी सवाल पूछिए, और भी लोग हैं ज्वाइन किए हुए, बताइए। और भी लोग पूछिए। आप लोग को शेयर करते हैं जो कल का नोट्स है इनकम इलास्टिसिटी के बारे में, वो चीज आप लोग उसको देखे, डाउनलोड किए या नहीं किए। हाँ पूछिए, पूछते रहिए। सर जब एक किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो मतलब अगर वो दूसरे कम्योडिटी के डिमांड को अफेक्ट करता है, जैसे कि सर यदि डीजल का प्राइस बढ़ जाता है तो वो कार का डिमांड घट जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस पर कल आपको ये भी पढ़ना है पढ़ाएंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। हाँ ये भी पढ़ना है आपको। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार का होता है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में आपको क्या होगा, अब प्राइस और ये नहीं, अब दूसरी वस्तु, 2 रिलेटेड गुड्स होता है ना। 2 रिलेटेड गुड्स क्या होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जो एक वस्तु के स्थान पर यूज किया जा सकता है ना, उसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। टी और कॉफी कहते हैं टी और कॉफी। तो वो आपको कल सर पढ़ाएंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। आप वहां पर आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। मुझे लगता है कि वो सरकार और ये क्रॉस वाला दोनों अलग अलग है। देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में ही आपको 2 तरह का वस्तु, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं संबंधित वस्तु। जब 2 वस्तु एक दूसरे से संबंधित हो, है ना, रिलेटेड हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना। जैसे 2 तरह का क्या हो, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है। तो आप इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अभी आपको हम शेयर किए हैं मांग की लोच, सॉरी आय की लोच का क्या है। आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसको पढ़ेंगे अपना, आपके हमेशा ड्राइव में रहेगा, अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आपको हम क्विज जो है वो आपको हम भेज रहे हैं, जो आज जो पढ़ाए हैं उसके संदर्भ में है। आप इसको खेलेंगे कल शाम तक, कल 8 तारीख के रात के 11:30 बजे तक ये क्विज ओपन रहेगा। फिर इसके बाद ये दूसरे फॉर्मेट में आपको चला जाएगा, है ना। दूसरे फॉर्मेट में ये आपको दिखाई पड़ेगा, आप वहां पर सर्च करेंगे, जाएंगे तो।
देख रहे हैं आप लोग? रघुवर जी जो भी भेज रहे हैं आप उसको जो क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड कर देंगे, है ना? सभी लोगों को जो जुड़े हैं या जो नहीं जुड़ने वाले हैं सब लोगों को फायदा हो जाएगा। कल भी जो भेजे हैं वो भी आप कर दीजिएगा, और आज जो हम कर रहे हैं उसको भी आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। और एक आपको हम फीडबैक फॉर्म भी दे रहे हैं कि कैसा लगा, ये आपका अटेंडेंस हो जाएगा एक प्रकार का। जरूर फीडबैक फॉर्म भरिए, ठीक है ना? और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग अपना देखिए। आप लोग को मिला? नो सर। हाँ, आप लोगों को शेयर किए हैं अभी। आपको मांग की हालत पर जो पीडीएफ है वो शेयर किए हैं, क्विज शेयर किए हैं। आप इसको कॉपी करके किसी व्हाट्सएप में रख लेंगे या किसी नोट्स में रख लेंगे, नोट पैड पे उसको आप करेंगे। और कोई सवाल है आप लोगों का? डाउनलोड हो रही है आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है। अगेन थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू रघुवर जी। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू। फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। नीचे में हम दिए हैं, जो स्पेशल है, ये हमारा पर्सनल है, इसको ठीक है। थैंक यू। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे विजय जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्लासेस हो गई? यस सर। अच्छा, ठीक ठीक है। तो आप सर 2 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में एक बार आते हैं, ठीक है? एक एक्चुअली एक जन आया हुआ, उसको निपटा के हम 2 मिनट में आते हैं, ठीक है?
हेलो हेलो, आई एम बैक अगेन। ओके, चलिए। हाँ सर, शुरू करें। हाँ, तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे पिछले बार, कल के दिन। ये स्क्रीन आया मेरा? पिछले क्लास में हम लोग फूड क्राइसिस के बारे में पढ़े। 1960s में कैसे इंडिया में फूड क्राइसिस आया और मतलब क्या क्या इसके मतलब व्हाट वेयर हाउ फूड क्राइसिस, हाउ एग्रीकल्चर वाज इम्पोर्टेंट इन द इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, एंड आफ्टर explaining the importance of agriculture in Indian economy at the eve of independence. And shortly after, we came to know that in 1960s or in the third plan period, there was a huge shortfall. There was a huge shortfall in production of food grains in India, and as a result of which there was food scarcity. And we came to know that in the year 1965 and 66, there was a large-scale drought in major parts of the country. Large-scale सूखा जो पड़ा था 1965-66 में, उसके कारण बहुत ज्यादा पैदावार नहीं हो पाई थी। और हमने कल टेबल्स में देखा कि 1965-66 में फूड प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया था। थर्ड और फोर्थ प्लान में फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट से बहुत पीछे थी, ऑलमोस्ट 25%, 30% पीछे थी, है ना। तो इसी के कारण एक सूखे की मतलब एक फैमिन कंडीशन की सिनेरियो क्रिएट हो गया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था इंडिया को अपने ही लोगों को खिलाने में। जैसा कि पिछले क्लास में डिलिनिएट हुआ कि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ हमारे इश्यूज टू सॉल्व द ड्रॉट फैमिन इशू वाज द PL 480 इंपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 1954 से हम लोग ले रहे थे फूड, और 1954 के बाद से फूड लेने के बावजूद भी 65 में ऐसे एडवर्स कंडीशंस हुए कि आपको ज्यादा फूड का इंपोर्ट करना पड़ा, और जिसके कारण हमने देखा कि काफी पॉलिसीज, काफी पॉलिटिक्स इसमें और काफी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी इसमें शामिल हो गई। तो इसका ब्रेक हुआ था यहाँ पे। काफी हमने इंपेरिकल चीजें पढ़ी, है ना। आज हम पढ़ेंगे, आज ये कुछ चीजें हम पिछले क्लास का जल्दी में स्किप कर गए थे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करने के लिए और पढ़ने समझने के लिए, है ना। कॉजेज ऑफ फूड क्राइसिस क्या हो सकता है ना। फूड क्राइसिस की जो कॉजेज हैं वो बेसिकली थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती है ना। मतलब क्यों जब फूड क्राइसिस होता है, मतलब किस सिचुएशन को फूड क्राइसिस कहेंगे, है ना। अच्छा, पिछले क्लास में मैं एक चीज बताना भूल गया कि ड्रॉट और फैमिन में एक फर्क होता है। ड्रॉट, सूखा, और भूखमरी में फर्क होता है ना। सूखा, ड्रॉट क्या होता है, जहां पे रेनफॉल नहीं आए, है ना, मॉनसून फेलियर हुआ, जहां पे प्रोलॉन्ग मतलब जितने नॉर्मल रेनफॉल होता है उतना रेनफॉल नहीं होने के कारण जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं ड्रॉट। लेकिन ड्रॉट के कारण ही फैमिन हो जाएगा, फूड क्राइसिस हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है ना। ड्रॉट हुआ एक जगह ड्रॉट हुआ, एक जगह सूखा हुआ, वहां पे प्रोडक्शन नहीं हुआ। जैसा कि हम लोग देखे पिछले इसमें कि हम बता रहे थे कि बहुत सारे एरिया में रेनफॉल कम हुआ था, मेजर पार्ट्स, स्पेशली इन बिहार भी, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे सूखा पड़ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि फूड क्राइसिस हो जाएगा। फूड क्राइसिस तब होता है जब बाकी जो फैक्टर्स हैं वो प्लगिंग नहीं करते हैं, और बाकी फैक्टर्स जो है मूव इन नहीं करते हैं। ये बताने के लिए कि ये समझाने के लिए, मतलब उस जो स्केर्सिटी उत्पन्न हुई है बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल, उसको प्लग इन करने के लिए बाकी चीजें आती नहीं है। जैसे कि देयर इज वेरी मच इनकम इनसिक्योरिटी विद पीपल,
so they cannot afford higher prices of food. There is mismanaged infrastructure, road, travel, transport infrastructure, जहाँ से surplus, जहाँ पे production हुआ है वहां से आप फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स भी समझ में आता है. जब फूड क्राइसिस होती है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स भी समझ में आता है जो असक्षम होता है उस ड्रॉट को फैमिन में बदलने से रोकने. So there are plenty of issues which were discussed in the previous class, and today I will discuss this. What can be the theoretical causes behind a food crisis? Okay, so as you can see in your screen, a number of different processes may give rise to food crisis. First, there are long-term causes of household income loss or income insecurity that make poor people more vulnerable. कि लॉन्ग टर्म जो हाउस होल्ड इनकम है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है. इंडिया में हमेशा से ये रही है बातें, खासकर इंडिया क्या हर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की ये पहचान रही है कि लॉन्ग टर्म इनकम जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पुअर पीपल है उनका स्टेबल नहीं रहता. आज 100 रुपए, कल 200 रुपए, परसों 50 रुपए या कुछ भी नहीं, है ना. तो ये लॉन्ग टर्म इनकम है ये फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है. बिकॉज ऑफ दिस पीपल कैनॉट कोप विद दी because of this they have very limited purchasing power. They have very limited purchasing power of their basic necessities. So whenever there is a drought or calamity, they cannot afford to pay more than what is necessary. They have no reserve income. Hence their kitchens run out of food. Most of the poor people's kitchens run out of food, causing food crisis in their lives. अच्छा, mind you, what factors I am delineating here were always present during the food crisis of 1960s. सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे. जैसे पुअर पीपल का लॉन्ग टर्म इनकम नहीं था, और आगे जो बोलने वाले वो भी ठीक है. देयर में ऑल्सो इंक्लूड फिजिकल फैक्टर्स सच एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल चेंजेस. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द सेंस कि मान लीजिए कि आपकी सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई कहीं की, है ना, या फिर आपका कहीं ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, मॉनसून फेलियर हो गया. तो ये फिजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फूड क्राइसिस को, कि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन ही अच्छी नहीं हुई, तो जिसके कारण फूड क्राइसिस प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा कमी आने के कारण सप्लाई ऑफ जो फूड है वो अफेक्ट हो जाती है, एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण एडवर्सली अफेक्ट होने के कारण प्रोडक्शन नहीं होता है और सप्लाई कम होने के कारण फूड क्राइसिस जैसा सिचुएशन आ जाता है. सोशल चेंजेस सच एज लैंडलेसनेस, एसेटलेसनेस अमंग रूरल पीपल. ये देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म टॉपिक है. सोशल चेंजेस सच एज लैंडलेसनेस एंड एसेटलेसनेस. व्हाट डू यू मीन बाय दीज? सोशल चेंजेस ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज होते हैं. जितना भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां एक लार्ज क्लास अंडर डेवलप्ड होता है जिसके पास सारा सोशल एक्सेस नहीं होता है सब चीज का ना. सोशली उन लोग पिछड़े हुए रहते हैं, मतलब सारी चीजों से, मतलब सारी मॉडर्न चीजों से वंचित रहते हैं, है ना. और सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जहां पे बहुतों को आगे नहीं आने दिया जाता. जैसे कि अगर उनका लैंड है भी तो डोमिनेंट जो क्लास होती है वहां की वो उस पे या तो उसको हड़प लेना चाहती है या एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि वहां पे जो वल्नरेबल सेक्शन है, रूरल पीपल, जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन जो पैसे से भी कमजोर है, उसको ठीक तरह से प्रोडक्शन करने नहीं देती है. ठीक है. देयर आर वेरियस सोसाइटल फैक्टर्स, बी इट इन केस ऑफ इंडिया, बी इट इन केस ऑफ सुदान, बी इट इन केस ऑफ कीनिया. ठीक है. स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 1960s, we know that we had similar features to that of most underdeveloped African economies, है ना. तो सोशल चेंजेस भी बहुत मायने रखते हैं फूड क्राइसिस को एंजेंडर या फिर खत्म करने में. अगर एक होमोजेनियस सोसाइटी होगी जहां लोग इक्वली इंपावर्ड होंगे तो लोग एक दूसरे का हेल्प से फूड क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं, है ना, अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन जहां सोशल बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी रहेगी वहां पे फूड क्राइसिस की संभावना और ज्यादा तीव्र होती है ना. जैसा कि अगले पॉइंट में भी लिखा है, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज विच फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइज फैमिन अफेक्टेड सोसाइटीज have regularly meant that sections of the population are constantly kept at levels of marginal subsistence.
मतलब जहां पे फैमिन आती है वहां ज्यादातर देखा है। फैमिन मतलब बार बार याद रखिएगा कि भूखमरी, है ना, सुखाड़ नहीं, भूखमरी वहां आती है जहां पे अक्सर गरीबी और सोशल इनइक्वालिटी, यानी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इनइक्वालिटी जहां पे पहले से प्रेजेंट होती है। दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ फूड क्राइसिस, है ना। मतलब एक ऐसा पॉपुलेशन होता है वल्नरेबल पीपल का जिनको हमेशा से मार्जिन पे रखा जाता है, हाशिए पे रखा जाता है। उनकी इनकम हमेशा हाशिए पे होती है और ना ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ना ही सोसाइटी एज अ होल हैव डन एनीथिंग टू टेक देम आउट ऑफ दैट वल्नरेबल एग्जिस्टेंस, वल्नरेबल मार्जिनल एग्जिस्टेंस। Hello, sir. Sir, is this called feudal economy? It may have a structure of a feudal economy. It cannot be ruled out. Feudal economy is again a characteristic of social inequality. So feudalism is a part of social inequality. There may be various other systems which may be prevalent. जैसे फ्यूडल इकोनॉमी में होते हैं सबसिस्टेंस फार्मर या मार्जिनल शेयर क्रॉपर, जो दूसरे की जमीनों पे मान लो खेती करते हैं। तो अगर फूड क्राइसिस हुई, सप्लाई अगर मान लीजिए ड्रॉट आया, जिन्होंने सवाल पूछा, मान लीजिए ड्रॉट आया तो, या फिर सुखाड़ आया और बारिश नहीं हुई और प्रोडक्शन कम हुआ, तो जिसकी जमीन है उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा कि जो उस पे मजदूरी करता है उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? Sir, it will affect both, but it will higher affect those who are working on some other field. Exactly my point. Exactly. You have correctly pointed out that those who are vulnerable, those who are working in others field, they will get more affected. जिसकी जमीन है उसको अफेक्ट तो होगा, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए एक एब्जॉर्बेंट, एक शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसकी पहले की वेल्थ होती है ना, उसकी पहले की फैसिलिटीज होती हैं जो उसको ज्यादा क्राइसिस में आने से रोकती है। लेकिन जो गरीब है, जो वल्नरेबल है, उसको पहले आके, और फैमिन अफेक्टेड एरिया, फूड क्राइसिस एरिया में इसका कॉज वही देखा गया कि लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल आर वल्नरेबल, पुअर, है ना, दे हैव लेस, दे हैव मोर, दे आर, द सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इनइक्वालिटी। दोनों बड़ा अलग अलग चीज है, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। नेचुरल फैक्टर्स जैसा कि हम बताएं कि दे में ट्रिगर, है ना, और कैटेलाइज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू फैमिन। फैमिन जैसा कि हम फिर बता रहे हैं, भूखमरी, है ना, ये जो नेचुरल कॉजेज हैं, जैसे फ्लड्स, जैसे नॉर्थ बिहार बहुत इनफेमस रहा है हमारा एरिया यहाँ पे फ्लड के लिए, है ना, और ड्रॉट, अर्थक्वेक, पेस्ट आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, कोरोना से कुछ देर बाद ये पेस्ट आ रहे थे पाकिस्तान से, है ना, पूरा क्रॉप बर्बाद कर दे रहे थे। तो दीज थिंग्स कैन ट्रिगर अ फूड क्राइसिस, ट्रिगर अ फैमिन, ठीक है, मतलब ये शुरुआत हो सकती है एक तरह की, लेकिन दे मे नॉट एक्चुअली बी एबल टू मैनिफेस्ट दोज ट्रिगर्स और कैटलाइज दोज ट्रिगर्स इनटू एक्चुअल फुल फ्लेजेड फैमिन, जहां पे खाने की कमी हो जाए, है ना। कैटेलिसिस तुम लोग को याद होगा, जिन्होंने 10th तक थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है। कैटेलाइज मतलब किसी चीज को हेल्प करना, है ना, एक रिएक्शन को हेल्प करने को कैटेलाइज क्या बोलते हैं उसको, कैटेलिस्ट, है ना। तो ये एक कैटेलिस्ट के तरीके से नेचुरल फैक्टर्स काम कर सकते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव द फुल फ्लेज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म दीज ट्रिगर्स और कैटेलिस्ट्स इनटू अ फुल फ्लेजेड फैमिन और फुल फ्लेजेड जिसको भूखमरी कहते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंटल चेक्स होते हैं, है ना, जिसको एक गवर्नमेंट, एक सोसाइटी जिसकी इंस्टीट्यूशंस है वो उसको चेक कर सकती है। जैसे कि हम बताएं कि सरप्लस एरिया ऑफ प्रोडक्शन से डेफिसिट एरिया तक पहुंचा सकती है ना, राष्ट्र। अच्छा, उसी तरीके से प्रोफेसर सेन का हम कल भी बात कहे थे, और ये पैराग्राफ आप लोग को देखने की जरूरत है कि प्रोफेसर सेन आर्ग्यूज दैट famines are generally occurred when specific sections of population have experienced a dramatic reduction in their entitlements to food. famine क्या होता है ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। famine को डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं कि जब जो एंटाइटलमेंट है फूड का उसको अफेक्ट कर जाती है ना, जिस
जैसे यू आर एंटाइटल्ड टू एजुकेशन, when you have taken admission in college, you are entitled to education. वैसे ही when there are farmers, they are tilling their land, they are entitled to some food, but during a famine conditions, due to natural or social or economic condition, they lose entitlement to food, है ना. जैसे कि entitlement to food lose कर जाना एक सोसाइटी में एक बड़ा क्रूड एग्जाम्पल है मेरा, कि जैसे आप बड़े बड़े शोरूम के बाहर देखते होंगे कि कुछ माने जैसे बड़े बड़े पेस्ट्री या बड़े बड़े कॉन्फेक्शनरी शॉप जो डिस्प्ले करते हैं अपना पेस्ट्री या फिर जो भी कॉन्फेक्शनरी आइटम है ग्लास विंडोज में, एक भिखारी का बच्चा अगर आके उसको देखता है तो ही डज नॉट हैव द राइट टू हैव दैट फूड, इवन इन द सिनेरियो कि वो फूड एक्सपायर कर चुका है, वो उठा के फेंक देगा दुकानदार, लेकिन उस भिखारी के बच्चे को वो केक नहीं दे सकता है सबके सामने, है ना. तो दैट, क्योंकि वो फेंक रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनी मनी इन रिटर्न, इवन देन ही विल चूज टू डिस्ट्रॉय इट रादर देन गिव इट टू अ पुअर, है ना, मेजॉरिटी ऑफ केसेस. इससे हम एंटाइटलमेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंटाइटलमेंट टू फूड फैमिन सिचुएशन में ऐसे कई सामाजिक, अर्थनैतिक और बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से देखो तो पीपल लूज देयर एंटाइटलमेंट टू फूड इन केस ऑफ अ फैमिन. जैसे ग्रेट बंगाल फैमिन है ना, उसमें कहा जाता था कि लोग को मार के खा रहे थे, इतना अनाज की कमी हो गई थी. ठीक है, दिस टर्म आगे देखिए, दिस टर्म रेफर्स टू पीपल्स एबिलिटी टू कमांड सफिशिएंट फूड थ्रू लीगल मीन्स अवेलेबल इन सोसाइटी. जो लीगल मीन्स है पैसे देके, ठीक है, पैसे देके भी कोई खरीदना चाहे तो बहुत कोई भगा देते हैं कि तुमको हम नहीं बेचेंगे. The legal means available in food, which includes food obtained for own household production. खुद की पैदावार से भी जो उगता है वो भी नहीं खा पाते हैं. जैसे याद करो लगान के जमाने में जब ब्रिटिश कर लगाते थे, मालवारी रोहतवारी सिस्टम, जितना प्रोड्यूस है 2/3 दे दीजिए, है ना. जो खाना जो उगा रहे हैं 100 क्विंटल, वो अपने पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए काफी नहीं होता है, तो वो भी एक फैमिन कहा जा सकता था. ठीक है, बाय ट्रेड एंड एक्सचेंज, बाय परचेजिंग फूड विथ हेल्प ऑफ वेजेस अर्न फ्रॉम वेज लेबर, फूड डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. बहुत सोसाइटीज में, जैसे हमारे सोसाइटी में भी डायरेक्ट स्टेट, जैसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, अंत्योदय या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर बहुत सारे हैं, जैसे कोरोना में ही 2 kg फ्री में चावल दे रहा था. तो स्टेट भी जो देती है वो भी विफल होती है सारे उसको फूड प्रोड्यूस मतलब मुहैया कराने में, है ना, जिसके कारण फूड क्राइसिस हो सकता है. ठीक है, he suggests, he मतलब Professor Sen suggests that the contrast between different types of entitlement failures is important to understand the precise cause of famines. ठीक है, बहुत सारे entitlement failure जैसे कि trade by exchange, purchasing food with wages provided by state और production by own household, है ना, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग अलग है. इसको अगर बहुत गहराई से समझा जाए तो ही तुम आप समझ पाइएगा कि एक्चुअली में जो फैमिन्स होती हैं उनका क्या नेचर है. हाउ डू पीपल लूज एंटाइटलमेंट्स टू देयर ओन फूड, है ना. जैसे बाय लीगल मीन्स, बाय इकोनॉमिक मीन्स, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आर यू एंटाइटल्ड टू फूड? इफ यू डोंट हैव मनी, आर यू एंटाइटल्ड टू फूड? आई थिंक एवरीवन विल आंसर इन दी नेगेटिव. नो, इफ आई कांट पे द शॉपकीपर सम अमाउंट ऑफ मनी, ही विल नॉट प्रोवाइड मी विद अ बैग ऑफ राइस. तो आपका एंटाइटलमेंट लूज कब होता है? जब आपके पास पैसे नहीं होते. ठीक है, एक विशिष्ट जगह पे आपका मतलब खेती करने का अधिकार चला जाता है जब आपके पास लैंड नहीं होती है ना, लैंड का पेपर्स नहीं होता है. तो इसी तरीके से अगर आप और गहराई से सोचें तो पीपल लूज एंटाइटलमेंट्स ओवर द इयर्स, है ना. इन सिचुएशंस ऑफ फूड क्राइसिस दे लूज एंटाइटलमेंट ऑफ फूड. अच्छा, फैमिन जब क्राइसिस होती हैं तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन देखा गया है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कारगर सिद्ध हुई है ड्रॉट को फैमिन से बचाने के लिए. ठीक है, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स व्हिच डेमोन्स्ट्रेट दैट टाइमली एक्शन बाय द स्टेट इज केपेबल ऑफ अवर्टिंग सिचुएशंस व्हिच हैव looked likely to develop in severe food crisis.
है ना, एक सीवियर फूड क्राइसिस से बचा लिया गया है बहुत बार टाइमली इंटरवेंशन। इसका एक एग्जांपल हमारे कंट्री में महाराष्ट्र फैमिन है ऑफ 1773, जहां पे बहुत ही ज्यादा सुखाड़ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई थी। सारे रेनफॉल कम हो गए थे मेजर पार्ट्स ऑफ द स्टेट में, और क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अफेक्टेड हुआ था। देयर वाज अ लार्ज स्केल क्राइसिस, बट इट वाज टाइमली, इट वाज ड्यू टू द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। बहुत ज्यादा टाइमली तो नहीं, कुछ तो स्टारवेशन डेथ्स के भी आ ही रहते हैं, और जितना भी डेटा देखा गया यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, फूड कंजम्पशन डेटा बहुत ही कम गया था, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइमली तो नहीं, लेकिन इट वाज लार्ज स्केल फैमिन वाज अवर्टेड इन 1970s in the state of Maharashtra. It underlines the fact that a conscious government, a conscious institution can avert situations of famine in an area. In addition to policies which address the immediate effect of preventing such food crisis, government can preserve food security or avoid food crisis through more long-term actions to protect the population, to maximize their capabilities, है ना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मदद कर सकती है, कैसे? स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज टू प्रमोट डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग measures to extend health and education services, to generate employment, to provide more income support and so on. तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म आपका पॉलिसीज जो बहुत दूर से सोचती है कि फूड क्राइसिस को कैसे अवॉइड किया जाए, इसका एक प्राइम एग्जांपल है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से कैसे फूड क्राइसिस अवॉइड होगा? जैसा कि पिछले क्लास में कोई एक जन पूछे थे कि सर जापान इतना जल्दी हो गया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंडिया क्यों नहीं कर पाया 20 साल में। तो इसका एक एग्जांपल ये भी है कि एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू मैटीरियलाइज, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस समय जरूरत थी तुरंत फूड क्राइसिस रोकने। 1965 में लेस्टर ब्राउन कहें कि 10 मिलियन टन आएगा डेफिसिट, और उसको इंपोर्ट कर लिया गया, है ना। तो टू अवॉइड फर्दर फूड क्राइसिस वी नीड स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स लाइक एजुकेशन। व्हेन यू आर एजुकेटेड, when you have then you have more employability. जब आप एजुकेटेड होंगे you will have more employability, और आपकी जल्दी नौकरी लग सकती है, कहीं आप काम कर सकते हैं या फिर आप खुद से काम शुरू कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी आएगी, एंड यू कैन अवॉइड डाइंग ऑफ हंगर। जब आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी ही बहुत कम होगी तो ये सब फूड क्राइसिस में आप वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आ जाइए, है ना। हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा है, आप काम कर सकते हैं कि नहीं, है ना। या फिर इनकम सपोर्ट, एक जैसे बहुत सारे यूएस कंट्रीज में भी अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह अभी भी देते हैं लोग, है ना, जो अनएम्प्लॉयड थे, कि इनकम सपोर्ट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराती है। इन सबको रखने के कारण फूड क्राइसिस अवॉइड किया जा सकता है ना। पिछले क्लास में बताया था क्या क्या मेजर्स लिए गए थे फूड क्राइसिस को हटाने के लिए अपने कंट्री में, है ना। बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। इंक्रीजिंग सब्सिडी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की गई प्लानिंग वगैरह के लिए, है ना। तो ये सब पैन इंडिया सब कुछ हो रहा था। अब आइए बिहार में क्या हो रहा था। आपने देखा 65-66 में ड्रॉट आया था। ये कुछ इंडेक्स नंबर हैं। इंडेक्स नंबर आप लोग थोड़े से सीनियर हो जाइएगा तो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग को इंडेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन में भी, है ना। अभी के लिए मान लीजिए 100% है, जो यहां ऊपर 1956-57 लिखा हुआ है 100% है। इसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर 73 है नंबर अगला, तो इसका मतलब वो 27% कम गया है ना। 132 है, यानी बेस ईयर 1956-57 से 32% बढ़ गया है ना। उसी तरीके से इस टेबल को रीड करने का कोशिश करिए। 1956-57 आपका बेस ईयर है, और 63-64 में प्रोडक्शन 39% ज्यादा है, 64-65 में भी 39% ज्यादा है, 65-66 का डेटा बहुत कम है, या एनए है। एनए का मतलब यहां पता नहीं क्या है, एनए मतलब मेरे ख्याल नॉट अवेलेबल ही है। और 66-67 में देखिए कितना आ गया है,
67.4. That means it was a reduction of more than almost 45%, 45 or 35%. It was a reduction of production in Bihar. बिहार के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन बताए थे क्या क्लासिफिकेशन है, उसमें ऑलमोस्ट 1966 में 56 के मुकाबले 35% का गिरावट आया है ना। ये डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का। तो ये देखिए इतना बड़ा क्रॉप फेलियर आया था बिहार में। 1965-66 की बात है कि इतना ज्यादा फैमिन सिचुएशन आ गया था बिहार में भी। जब हम पैन इंडिया डिस्कस कर रहे थे तो बिहार, जहां हम बोले थे लार्ज मॉनसून फेलियर इंडिया में हुआ था मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसमें अपना स्टेट बिहार भी इंक्लूडेड था, है ना। बिहार famines occurred due to two reasons. First, less than normal crop production in बिहार। ठीक है, नॉर्मल जो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अनस्टेबल होता है, कभी इतना मिलियन टन कभी उतना, जैसा कि आप लोग इंडेक्स नंबर्स में देखें, बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्शन होता है। एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की ये पहचान होती है, विच वाज देयर इन आवर 60s, है ना। बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्शन होता था और 2 साल बाद बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्शन हुआ और ड्रॉट भी 2 साल बाद ही आए। ठीक है, मेनली खरीफ क्रॉप के दौरान जुलाई से अक्टूबर 1966, है ना। 65-66 में आपने देखा कि बिहार की क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही कम गई थी, जिसके कारण सप्लाई ऑफ फूड कम गया, है ना। और सप्लाई ऑफ फूड कम जाने से मार्केट में, बाजार में दाम बढ़ गया होगा। और सप्लाई किसानों का तो ऐसे ही, किसानों या लेबरर्स का ऐसे ही परचेजिंग पावर कम रहता है। सप्लाई कम होने से, दाम बढ़ जाने से और परचेजिंग पावर उन लोग का खत्म हो गया, जिसके कारण वो और नहीं खरीदता और फूड क्राइसिस का सिचुएशन तैयार हो गया, है ना। उसके बाद 1960s में नॉर्थ बिहार में 60s में बहुत ज्यादा बाढ़ भी आया था, है ना। बहुत ज्यादा 1967 में बिहार गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फैमिन सिचुएशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पलामू, हजारीबाग एंड 5 साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, 1967 में बिहार गवर्नमेंट अपने तकरीबन 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट को भुखमरी घोषित कर दी 1967 में। ठीक है, एरियाज विथ लेस देन 50% प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स देन दी नॉर्मल वे डिक्लेयर्ड फूड स्केर्स। जहां 100 मिलियन टन होता था, वहां 50 मिलियन टन से अगर कम हो रहा है उसको फूड स्केर्स बोला जाता था। 1 डिग्री हाइयर है वो फूड क्राइसिस या फैमिन से, लेकिन जहां आधा हुआ उसको स्केर्स कहा जाता था। बिहार का 66% हिस्सा जो था फैमिन लाइक कंडीशन से जूझ रहा। ठीक है, उस समय बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, मेरे ख्याल से 70% डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा सुखाड़ और भुखमरी की कमी, भुखमरी आ गई थी। और ये डिक्लेयर किया बिहार गवर्नमेंट ने 1967 में, जबकि ऐसा सिचुएशन बनना था 65, 66, 67 से। 66 में तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कितना ज्यादा इंडेक्स नंबर कमा हुआ, है ना। तो ये एक पॉलिटिकल द्वंद्व ही चल रहा था उस समय। ठीक है, शायद उस समय केबी सहाय थे चीफ मिनिस्टर, और वो गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हेल्प के लिए। तो उस समय ऐसा पॉलिटिक्स चल रहा था बिहार में। दिस इज अ फैमिन which was highly politicized. Central government ये मानने को तैयार नहीं थी कि there are famine situations in Bihar, and it was not willing to step in and improve the situation. Not until late 1967. ठीक है, जब 67 में बिहार गवर्नमेंट कही कि भाई हमारे 66% of the Bihar is identified to be food scarce, and 33% I think was famine, and 33% additionally was food scarce, है ना। तो more than 66% of the area of Bihar, the farming area of Bihar or districts of Bihar were reeling under the crisis of famine. और बिहार गवर्नमेंट ने इमीडिएट कौन से स्टेप्स लिए इसको ठीक करने के लिए? ठीक है, स्टेप्स बहुत ही मेजर स्टेप्स जो लिए हैं बिहार गवर्नमेंट में, बहुत इमीडिएट, जो सबसे इमीडिएट स्टेप उसने लिया कि PL 480 स्कीम से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कराएं, है ना। जो PL 480 अमेरिका की लोन स्कीम थी, उससे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत सारी प्रोक्योरमेंट की और रेशन शॉप या फ्री प्राइस या
फेयर प्राइस शॉप्स जो हम लोग बोलते हैं राशन दुकान, उसमें ये सब मुहैया कराई और कम दामों पे, कम दरों पे बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड ये सब करके सबको राशन मुहैया कराएं। ठीक है, स्पेशली दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जिन लोगों के पास खुली बाजार में दुकान में जाके खरीदने का हिम्मत नहीं है, वो चले जाएं राशन दुकान में जाके खरीदने, है ना। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने किया। उस समय बहुत ज्यादा राशन कार्ड बने और इसका प्रसार भी राशन दुकान का बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट स्कीम सिमिलर टू मनरेगा, अभी का जो मनरेगा चल रहा है उसका उसी के जैसा, माने वर्क बेस्ड, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, है ना। या फिर मतलब उसी समय महाराष्ट्र में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 67-68 में, जब आप कुछ काम करिएगा तो उसके बदले आपको खाना या अभी पैसा, जैसे अभी पैसा देता है उसी नेचर का, आप काम करिए तो आपको पैसा मिलेगा। तो चूंकि बाढ़ की और सुखाड़ की स्थिति रहती थी, काम नहीं मिलता नहीं था, तो गवर्नमेंट जो काम करवाती थी उसके बदले पैसे देती थी। तो इससे एसेट क्रिएशन भी होता था और कुछ इनकम सोर्स भी होता था, है ना, जिसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती थी और डिमांड करने की, फूड डिमांड करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती, है ना। फूड डिमांड करता है ऐसी कैपेबिलिटी भी बढ़ती थी, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्कीम्स थी, है ना। बहुत सारे एनजीओ और फिलैंथ्रोपिक एजेंसीज, जैसे कि उस समय यूनिसेफ था, है ना, ऑक्सफैम, केयर, ये सब चैरिटीज हैं। इन लोग को स्पेस दी गई, इन लोग बाहर से या जहां से भी अपना रिसोर्स लाते हैं वो लाके लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूशन किए, बांटे, कपड़े या जो भी जरूरत है एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब इन्होंने बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड, बेसिक न्यूट्रिशियस फूड विच इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेंस, ये सब मुहैया कराया। और उस समय की कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, अगर आप लोग गूगल करिएगा तो देखिएगा बिहार में 1966 में जो फैमिन आई थी, बड़े ही पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स, जितना हम बता रहे हैं कहा जाता है पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। I should have included a picture of Bihar famine also, but you may Google it and find that there are various photographers who have documented the Bihar crisis, Bihar famine in 1966-67 through their lenses. तो ये देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा स्थिति खराब थी उस समय बिहार फैमिन। ठीक है, और बिहार फैमिन 1966-67 में खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में 70s में एक ऐसी बिहार जैसी ही सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, है ना। तो 70s में जो उसका एक पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, 70s चल जा रहा है क्योंकि दिस इज ऑफ टॉपिक, इसी वजह से हम उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप ये पेपर पढ़ सकते हैं, द महाराष्ट्र ड्रॉट्स ऑफ 1970-73 एन एनालिसिस ऑफ स्केर्सिटी, है ना, ऑक्सफोर्ड बुलेटिन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में छपी थी 82 में। इसमें बहुत ही डिटेल्ड महाराष्ट्र डॉट पे दिया गया है। ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिहार के केस में, तो बिहार के केस में पॉल आर ब्रास की एक आर्टिकल है, पॉलिटिकल यूजेस ऑफ क्राइसिस द बिहार फैमिन ऑफ 1966 एंड 67, ये पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फैमिन हो रहा था। पॉलिटिशियंस यहाँ मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, वेन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेर इन टसल टू कैप्चर दी पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ द फैमिली। सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई हो रही थी। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है पॉल आर ब्रास का, आपको एक बार में गूगल करने पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक फैमिन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्राइसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मतलब किस तरीके से फैमिन सिचुएशन आता है और किस तरह से उसको अवॉइड किया जा सकता है, इट इज वेरी रेलेवेंट पेपर इज बाय प्रोफेसर जॉन द्रे। जॉन द्रे एक बेल्जियन इकोनॉमिस्ट हैं जो इंडिया में काम करते हैं और अभी फिलहाल सब जगह पढ़ा चुका है उन्होंने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर प्रोफेसर हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इलाहाबाद, और अभी वो ट्राइबल लोगों के साथ काम कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में। तो उनकी एक 1988 की पेपर है, इसमें अगर आप पढ़िएगा तो यू विल गेट अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ हाउ
he has, analyzed famines and what are the steps that a government can take in order to prevent famines. ठीक है, इनसे lessons. सर वन क्वेश्चन, वन सेकेंड. तो ये 3 पेपर आप देख सकते हैं, प्रिवेंशन, फैमिन प्रिवेंशन ऑफ इंडिया. ये जितना भी हम लेक्चर दिए, ये ज्यादातर इन तीनों पेपर से सोर्स किए गए हैं. मैं ये टाइटल यहां दे रहा हूं, आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, और ये टाइटल पढ़ के और अपना फूड क्राइसिस ऑफ 1960s पे, बेस्ड ऑन माय लेक्चर, बेस्ड ऑन दीज 3 पेपर्स, यू कैन राइट अ गुड 20 मार्क्स आंसर. उसका एक ऐसे टाइप आंसर तैयार करिए, और हो तो मेरे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, हम बता देंगे आपको क्या है क्या. ठीक है, तो लेट अस स्टॉप फॉर द लेक्चर टुडे एंड आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस नाउ. You can sir, ask you talked about Bihar famine, sir. Sir, many scholars are of the opinion that it was very much overflowed by the media, by international media. The drought was not actually as severe as it was being projected. One second. Yes, please, your question again. Sir, you talked about, sir, famine in Bihar which occurred, sir, but many scholars have wrote articles and are of the opinion that it was very much highlighted in bad image for political benefit, and the drought was not as severe as it was projected by the international media. Okay. Do you have any more questions? Okay. So the answer to this question is that yes, there was exaggeration, there was denial, but the thing about propaganda, is that every section, every class alleges that the other one is doing propaganda. The other day I showed you an article by The Hindu, which is an Indian publication. It was not an international publication. Hindu is an Indian publication which highlighted the dire situations that country was facing. It is nowhere false that there was a rainfall crisis in the country. It is nowhere false that there was a fall in production. It is nowhere false that there was a dire famine situation. It is being documented not only by economists, anthropologists, but also in the media, in the cultural media, in the medium of films and in the medium of stories. ठीक है, तो there was a deficit in consumption, there was a deficit in production, but you have to understand that there are various angles to a story. It may be true that in order to pressurize government, people start to be too critical of the government, but it is nowhere false that these things, जो फिगर्स मैंने दिखाई वो करेक्ट थी. दे वर सोर्स्ड फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज, जैसा कि हमने कहा, जैसा कि हम वहां टेबल के नीचे जितना भी फिगर दिखाया उसके नीचे सारा ये था, क्या बोलते हैं, सोर्सेज थे. सो आई थिंक देयर वाज अ फूड क्राइसिस सिचुएशन प्रिवेलेंट इन द कंट्री, बट इट वाज नॉट एज सिवियर बिकॉज इट वाज 60%. I don't know where I am saying this data from, but more than 60% of drought was met. But the problems were met. They were, done away with. But progressive country like India experiencing drought-like situations was worth documenting. Okay, it may be blown out of proportion, but it was nonetheless true. Okay. Sir, it could have been avoided if the central government would have taken the correct step at the right time instead of resolving personal disputes with the state government. Maybe. Sir, we see in this case that the central government denied that any situation like famine existed in Bihar. We also see that, sir, in 1943 when there was Bengal famine, sir, Winston Churchill blamed all of this famine on us Indians and our breeding habit like rabbit. So, sir, both this statement, there is, sir, I think a similarity that even Churchill denied that any famine-like situation is there in Bengal, and even in our case in Bihar, the central government failed. Sir, denied that any situation of
famine is there in Bihar. So you see there is a classic this is a classic situation where the king denies the existence of any problem. सब बढ़िया है, everything is fine, है ना? Whenever you hold somebody accountable, those who are in power, they will straight away say सब बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ है. If some of you have access to Shashi Tharoor's Oxford Union speech, you must have seen. Yes, sir. Yes, sir. I have seen that. Yes. What did he say? A beautiful piece of speech. He said that Winston Churchill wrote at the side of the paper that if there is a famine in India, why hasn't Gandhi died? So this is a classic case where people in power always deny problems of any existence और सब कहते हैं कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया हो रहा है ना? So that's what happened, I think. Okay. Any more questions? Sir, sir, you talked about 1943 Bengal famine. Sir, at that time in Bengal we were importing rice from Burma. But sir, when Japan invaded Burma in 1943, our rice import actually stopped. But sir, many professors like Amartya Sen are of the opinion that we had proper supply of grain, and it was the black marketing and the British policy failure that enabled this famine. This could have been avoided. Yes, it is partly true that the Bengal famine was avoided. It was due to callous behavior of the British government that it was blown out of proportion. The Bengal famine could have been avoided. Now, उस समय one more thing that comes to my mind. One of my professors at my university said that people in eastern parts of the country, especially in Bengal, did not learn how to use wheat. Wheat उगाना लोग नहीं जानते थे. If you look at the production of wheat, it was only restricted to western parts of the country. People did not even know about rural Bengal did not even know about wheat production. है ना? उस समय अगर चावल नहीं हुआ कि wheat production करते हैं. I don't know whether the climatic situations were favorable for wheat production or not. But had there been wheat production or mobilization of wheat from other parts of the country, I don't think the Bengal famine would have been that grave. Sir, there was ample black marketing by shopkeepers. Yes, it always happens. Better prices. These are peculiar features, idiosyncratic features of an underdeveloped economy where underground economy comes into action whenever there is a crisis. As you can see, the recent crisis of coronavirus where there were no vaccines available, people were selling oxygen cylinders in 1,000 times the actual price. Black marketing शुरू हो जाता है. So these things are always there in an underdeveloped society or even in developed societies, but they are more rampant in underdeveloped economies. So what we have to do is study, industrialize and progress and get rid of all these problems instead of blame game. Okay, anybody else with any question? Anybody else? Sir, if anybody don't have a question, sir, I have 2 questions left. Okay, let us wait for anybody to speak. Okay. Anybody from KS College? Yes, sir. I can see Kanhaiya Gupta. Yes, sir. हाँ, कन्हैया. और कोई है KS College का यहाँ पे? पता नहीं. चलिए. हाँ, yes, Sanjeev Mayank, I think. Ask your question. Sir, when we talk about government data, we see that if actual death is 200, in media it is reported as 40 or 50 maybe, sir, or even quite less. So, sir, if we take this estimate in mind, sir, if we talk about official figure, there were 2 to 3 million deaths in Bengal, but I think, sir, it was quite higher than this data. I did not get your question once again. Sir, government actually suppresses the actual number of data, like number of death in a famine or any drought-like situation.
So it hides data. What is your question? So, sir, was the 2 to 3 million was the number of deaths in Bengal? But, sir, I think in reality it was very much more than that if we see the statistics and of Maybe. many other scholars. Maybe. Which college are you from? Sir, GD College. Huh? Sir, GD College. Begusarai. Yes, sir. Okay. So I think we'll stop our class today. Raghubar? Sir, please take my last question. Question? You have a question? Sir, if we talk about the arable area in China, it was, I think, sir, only 12% of its total area. Sir, then even at the time of 1948 to 1950, sir, when land reform movement were introduced in China, in which, sir, land owners were killed in brutal number, in the number were in millions. But, sir, they were very much ahead even at that time than us. Even when we have 52% of our area is cultivable. 15% area and what percent area of China is cultivable? Percentage थोड़ा सा imperfect measure है. What is the exact hectares of land or area of land that is available? That makes the difference. China being almost twice the size of India, so their 12% may be greater than our 20%. And even China is technologically advanced and they have greater production, more efficient production techniques, which might have led to their increase in production. That is what it is. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Keep the questioning spirit up. अच्छा क्वेश्चन पूछते रहना सबसे. It's good that you asking questions. Okay, रघुवर जी, ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे हो. ठीक. Thank you very much. Thank you very much all listening. Thank you very much everybody. Bye. Thank you, sir.